मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 1907 को जन्मा एक सुरमा जो आने वाले वक्त में अंग्रेजी सरकार की जड़ें उखाड़ के फेंकने वाला था। सरदार किशन सिंह जी और माता विद्यावती के घर जन्मे वीर भगत सिंह। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जी और उनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सब जेल में थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जो कि किसान थे, वो भगत सिंह को अक्सर उनके दादा सरदार फतेह सिंह की कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया और अंग्रेजों की तरफ से दी गई जमीन को उन्होंने ठुकरा दिया। जब भगत सिंह जी 5 साल के थे तो उनके पिता खेत में आम का पेड़ लगा रहे होते हैं। तो वो अपने पिता से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो उनके पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि आम का पेड़ लगा रहा हूँ, फिर ये बड़े होकर हमें बहुत सारे फल देगा। तो ये बात सुनकर भगत सिंह घर की तरफ दौड़ते हैं और उधर से एक बंदूक उठाकर जमीन में लाकर लगाने लगते हैं। तो ये देखकर भगत सिंह के पिता उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह जवाब देते हुए कहते हैं कि बंदूकें बो रहा हूँ अंग्रेजी सरकार को हराने के लिए। 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी के लिए इकट्ठे हुए सिखों पर जनरल डायर गोली चलाने का हुक्म दे देते हैं। सैकड़ों सिखों की इसमें मौत हो जाती है। इस एक कांड से भगत सिंह को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो 12 साल की उम्र में ही अमृतसर पैदल चलकर पहुंच जाते हैं और जलियांवाला बाग में से खून में सनी हुई मिट्टी उठाकर अपने साथ लाते हैं और वो उसी दिन ये तय करते हैं कि अंग्रेजी सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। उन दिनों बहुत जगह प्रदर्शन हुए और गांधी जी के कहने पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लागू किया गया। इस एक कदम से अंग्रेजी सरकार की नींव हिलने लगी थी, लेकिन 1921 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने ये कहते हुए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया कि देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के नाकाम होने के बाद भगत सिंह का विश्वास अहिंसा के तरीके से हट गया और वो क्रांति के राह पर चल पड़े। भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया जहां पर उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। उसके बाद सुखदेव और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं जहां पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल जी से होती है। HSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फंड की बहुत जरूरत थी, तो वो लोग ये तय करते हैं कि सरकारी खजाना लूटेंगे। फिर 4 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद पार्टी कमजोर पड़ने लगती है और भगत सिंह वापस लाहौर आ जाते हैं। लाहौर पहुंचकर भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण और राम किशन जी मिलकर नौजवान भारत सभा का निर्माण करते हैं। नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक संगठन था। भगत सिंह जी बहुत ही समझदार और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि उन दिनों देश को एक साथ रखने की जरूरत है, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं। उन्हें पता था कि देश को आजादी मिलने के बाद भी भेदभाव रहेगा। वो सिर्फ देश को आजाद ही नहीं कराना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि देश में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कि अमीर गरीब में कोई वो अंतर ना हो, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना किया जाए। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। अंग्रेजी सरकार के एक अफसर JS फोर्ड लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से हमला कर देते हैं। लाला जी को सर पर चोट आती है और 17 नवंबर 1928 को लाला जी अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लाला जी की मौत भगत सिंह और उनके साथियों को देश के नौजवानों के मुंह पर तमाचा लग रहा था, तो वो फैसला करते हैं कि लाला जी की मौत का बदला स्कॉट की हत्या करके लिया जाएगा। सुखदेव पूरी प्लानिंग करते हैं और 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय की जाती है।
तय तारीख के मुताबिक भगत सिंह और राजगुरु अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन टारगेट को पहचानने में गलती हो जाती है और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को गोली मार जाती है। भगत सिंह जी पोस्टर बनाते हुए लिखते हैं, देश के नौजवानों का खून अब इतना ठंडा नहीं हुआ कि वो लाला जी की मौत का बदला ना ले सकें। और आगे वो अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आर्म्स एक्ट लगाने के बावजूद वो हथियारों को क्रांतिकारियों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते, इसलिए अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। इस पोस्टर को लाहौर में हर जगह लगाया जाता है और लाखों लोगों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में इस पोस्टर से पता चलता है। लेकिन ये पोस्टर अंग्रेजी हुकूमत के लिए आग में घी जैसा काम करता है, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी किसी तरह लाहौर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अंग्रेजी सरकार लोगों से उनका हक छीनने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेकर आई। इसको असेंबली में पास न होने देने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये फैसला लेती है कि असेंबली में बम फोड़ेंगे। बम ऐसी जगह फोड़ा जाएगा जहां पर किसी को कोई चोट ना लगे। क्यों बम इसलिए फोड़ना जरूरी था? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। तो 8 अप्रैल 1929 की तारीख तय की जाती है और प्लान के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में पहुंचते हैं और खाली जगह देखकर 2 बम फोड़ते हैं। बम फोड़ने के बाद वो भगत सिंह 2 राउंड पिस्टल के फायर करते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फोड़ने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है और उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर देती है। इसके बाद HSRA के बाकी सभी मेंबर्स को भी पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें भी लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर देती है। लेकिन जेल में होते भेदभाव को देखकर भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इस भूख हड़ताल से भगत सिंह और उनके साथियों को पूरे देश में लोग जानने लगे, पहचानने लगे और भगत सिंह लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गए। ये भूख हड़ताल 116 दिन चली। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने घुटने भगत सिंह और उनके साथियों आगे फेंक दिए और उनकी शर्तें मान ली। लेकिन इस दौरान यतीन्द्र नाथ दास शहीद हो जाते हैं। वो मरना मंजूर करते हैं लेकिन खाना नहीं। वो देश के लिए मरने को तैयार थे लेकिन अपनी भूख हड़ताल तोड़ने को नहीं। असेंबली में बम फोड़ने के दौरान जो पिस्टल भगत सिंह से बरामद की गई थी वो पिस्टल सॉन्डर्स मर्डर केस में भी यूज हुई थी। इससे अंग्रेजी सरकार को ये पता लग गया कि सॉन्डर्स मर्डर HSRA के द्वारा ही किया गया है। इसलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एक बार वापस ओपन किया जाता है और पूरी जांच पड़ताल होती है। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सरदार किशन सिंह जी, भगत सिंह के पिता, अंग्रेजी सरकार को एक याचना पत्र लिखते हुए कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों की जान बख्श दी जाए। जब ये बात भगत सिंह को पता चलती है तो वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी पीठ में छुरा मारा है। और फिर फांसी के कुछ दिन पहले भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मेरे भाई ऑर्डर्स आ चुके हैं, मेरे बाद भी बहुत सारी फांसियां होंगी, लेकिन वो सब इसी उम्मीद में है कि उनकी फांसी रुक जाए। लेकिन मैं खुशी खुशी फांसी पर झूलकर सबको ये दिखा दूंगा कि कैसे एक क्रांतिकारी अपने देश के लिए बिना डरे अपनी जान भी दे सकता है। उसके बाद भगत सिंह जी अंग्रेज सरकार को भी एक पत्र लिखते हुए कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, हमें क्रांतिकारी वाली ही मौत चाहिए, हमें फांसी की जगह गोली मार दी जाए।
लेकिन अंग्रेजी सरकार इसको मान्य नहीं करती और 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख तय की जाती है। इसके बाद पूरे देश में भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रोकने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। अंग्रेजी सरकार पर दबाव, बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए वो तय तारीख से पहले 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी देने की ठान लेते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था कि तय तारीख से पहले फांसी दी जाती थी, लेकिन भगत सिंह और उनके दोस्तों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और वो खुशी-खुशी सारी प्रक्रिया पूरी करके फांसी के फंदे की तरफ चल पड़े। जब जेलर ने उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी, तो भगत सिंह जी कहते हैं कि हमें एक बार आखिरी बार गले मिलना है। तो आखिरी बार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु गले मिलते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर खुशी-खुशी फांसी पर झूल जाते हैं। जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।